हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th फिजिक्स में जो घर्षण चैप्टर चल रहा है उसमें हम आज आपको समझाने वाले हैं गतिक घर्षण के प्रकार। गतिक घर्षण किसे कहते हैं, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण में अंतर, इतना चीज यहाँ पर समझेंगे। साथ में देखेंगे कि कोई वस्तु यदि सीमांत संतुलन की स्थिति में है तो उस पर कितने बल कार्य करते हैं। तो सबसे पहले आप गतिक घर्षण की परिभाषा समझो। जब दो संपर्क तलों के बीच आपेक्षिक गति होती है ना, आपेक्षिक गति होती है, तब प्यारे बच्चों उसमें जो घर्षण होता है उसे हम गतिक घर्षण कहते हैं। घर्षण तो ऐसे मुख्य दो प्रकार के होते हैं, एक आपका स्थैतिक घर्षण, दूसरा आपका गतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण मतलब जैसे हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे होते हैं, वो गति करने के लिए कोशिश करता है लेकिन गति नहीं कर रहा है, तब उस बल के विपरीत एक और ऐसा बल लग रहा है जो उसका विरोध कर रहा है, उसे हम बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। ठीक है। लेकिन जब कोई वस्तु एक दूसरे सतह पर या दूसरे वस्तु पर गति कर रहा है, चल रहा है, लुढ़क रहा है, फिसल रहा है और उसके गति के विपरीत दिशा में एक ऐसा बल कार्य कर रहा है जो उसका विरोध कर रहा है, उसे हम बोलते हैं गतिक घर्षण। घर्षण भी एक प्रकार का बल है बच्चों, समझ रहे हैं ना। जैसे यहां पर मैं एक स्केच के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। यहां पर मैं एक स्केच को धक्का दूंगा, देखना, तो देखो ये गति कर रहा है और गति करेगा तो आगे की ओर जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसमें एक घर्षण बल लग गया जिसके कारण ये रुक गया। समझ रहे हो भाई साहब, मैंने यहां से कहा कि तू जा, यहां से मैंने इसको फोर्स दिया आगे की ओर, लेकिन ये गया तो, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के रुक गया। तो इसके गति के विपरीत दिशा में एक ऐसा बल लग रहा है जो इसका विरोध कर रहा है, उसे हम बोलते हैं घर्षण बल। सिंपल है, समझ रहे हो। तो इसमें गति के कारण इसमें है, ठीक है। लेकिन वहीं पे मैं एक यदि एग्जांपल ऐसा कहूं कि भाई साहब ये मैं बड़ा सा मोबाइल रख देता हूं, ये लो, ये मोबाइल मैंने रख दिया, अब मैं इसको बल लगा रहा हूं थोड़ा सा, लेकिन इसके स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, क्योंकि यहां पर एक स्थैतिक घर्षण लग रहा है, क्या स्थित है, और मेरे बल के विपरीत में एक, जैसे मैं बल इधर लगा रहा हूं तो घर्षण इसके विपरीत लग रहा है ना। घर्षण की दिशा इधर से इधर है, मैं बल इधर लगा रहा हूं तो घर्षण इसका डायरेक्शन विपरीत में है। तो घर्षण बल स्थित के कारण भी घर्षण बल लगता है। किसी वस्तु में जब मान लीजिए बल लगाते हैं तो गति करने के लिए कोशिश करता है लेकिन गति नहीं कर रहा है, गति करने की अवस्था में है, तो उसमें भी एक बल कार्य कर रहा है, तब उसे हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। लेकिन जब दो तलों के बीच वस्तुओं में अपेक्षिक गति होती है, जैसे हमारे पास ये देख सकते हैं पेज है, समझ रहे हैं ना, कागज है, और ये हमारा स्केच है, तो इस पर मेरे बच्चों गति कराएंगे। हाँ देखो, कहीं तक गति किया लेकिन घर्षण कारण वापस आ गया, फिर गति कराएंगे, फिर से वापस आ जाएगा, ठीक है, फिर गति कराएंगे, फिर ये रुक गया, कहीं ना कहीं जाता है और रुक जाता है, तो इसके विपरीत में एक बल कार्य करता है जिसे गतिक घर्षण कहते हैं। अच्छा, इस गतिक घर्षण के भी दो प्रकार होते हैं, एक लोटनिक या बिल्लन घर्षण जिसे बोलते हैं, और दूसरा सर्पी घर्षण। सर्पी और बिल्लन में दोनों में डिफरेंस है। देखो बहुत ही सिंपल है यदि आप लॉजिक समझो। जैसे बच्चों ये मेरे पास एक आपको दिख रहा होगा एक पेन का कवर है, इसको मैं खींचूं यदि, तो ये जो है सर्पी घर्षण है। कौन सा घर्षण है? सर्पी घर्षण है। कौन सा घर्षण बच्चों? सर्पी घर्षण। चलो भैया फिर से दिखा रहा हूं, ये मेरा सर्पी घर्षण है, देख सकते हो, क्योंकि केवल एक ही इसका जो पृष्ठ है वो जमीन से फिसलती हुई है ना नीचे आगे आ रही है। जमीन तो नहीं है, ये कागज है, तो कागज लेकर चलो। जमीन भाई, जब हम जमीन पर फिसलाएंगे तो जमीन पर फिसलेगा, इसके कागज के नीचे जमीन है, तो देखो फिसल रहा है ना, तो ये सर्पी घर्षण है, ये फिसल रहा है। हम इस पेन के कवर को आगे की ओर ला रहे हैं, इसके विपरीत में घर्षण बल लग रहा होगा जिसे हम सर्पी घर्षण कहेंगे। कौन सा घर्षण? सर्पी घर्षण। मतलब जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर फिसलती है, फिसल रही है, फिसल पट्टी भी आप देखे होंगे बच्चों, आप छोटे रहे होंगे तो देखे होंगे, खेले भी होंगे यदि जिनके आसपास फिसल पट्टी रहता है, हर एक ग्राम पंचायत में बना होता है, आंगनबाड़ी केंद्र में देख सकते हो आप लोग बना रहता है, तो उस पे लोग फिसलते हैं, तो वो आपका सर्पी घर्षण होगा। देखो जरा, ये सर्पी घर्षण है। तो अब सर्पी घर्षण तो समझ ही गए भाई साहब कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर हम खिसकाते हैं, जैसे इसी पेज को हम खिसका दें, ऐसा कुछ करके खिसकाएं, तो इस पे जो घर्षण लगेगा वो सर्पी घर्षण लगेगा। अब यदि आप सर्पी घर्षण समझ गए तो आपके मन में चल रहा होगा कि सर बेलन घर्षण क्या होगा। अच्छा, तो ये दूसरा कवर है और ये हमारे स्केच का कवर है, इस पर धक्का लगाएं तो देखो ये घूमता है, ये देखो
इसका पृष्ठ बदलता रहता है, देखो इसका पृष्ठ बदलता रहता है, चारों तरफ ही घूम जाता है, तो अब इस पे जो घर्षण लग रहा है उसे हम बोलते हैं क्या, बेलन घर्षण। क्या बोलते हैं, बेलन घर्षण। बच्चों यहां से हम इसको धक्का दे रहे हैं, चलो भाई जाओ जाओ, ये गया रुक गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पर जो घर्षण है यहां से गति करना शुरू करेगा, आगे जाएगा रुक जाएगा, यहां से गति करो बच्चा, ये गया, तो इस पे कौन सा घर्षण लग रहा है, तो इस पर बेलन घर्षण लग रहा है, यानी लोटनिक घर्षण। तो यदि आप इतना समझ गए तो आपको सब कुछ समझ में आ गया भाई साहब, कि जो सर्पी घर्षण है इसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर फिसलती है, जबकि बेलन घर्षण में यानी लोटनिक घर्षण में लुढ़कती है। क्या होती है, लुढ़कती है एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर संपर्क तलों के बीच, तब इसके बीच जो घर्षण बल कार्य करता है उसे हम बोलते हैं लोटनिक घर्षण। बच्चों तो उम्मीद करता हूं गतिक घर्षण का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब बात करते हैं सर्पी घर्षण की। तो सर्पी घर्षण बच्चों, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को हम क्या बोलते हैं, सर्पी घर्षण। उदाहरण के रूप में एक पुस्तक को मेज के ऊपर खिसकाया जाए तो दोनों के संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाला जो घर्षण है वो सर्पी घर्षण होता है। पुस्तक को मेज पर चलाने के लिए सर्पी घर्षण बल से अधिक बल की आवश्यकता होती है, यानी जो सर्पी घर्षण चल रहा होता है मतलब लग रहा होता है उससे अधिक बल लगाएंगे। भाई यदि किसी वस्तु को चलाना है तो उसके घर्षण से अधिक लगाना ही पड़ेगा, यदि घर्षण से अधिक नहीं लगा रहे हैं तो वस्तु गति नहीं करेगा बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार आप समझो लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण मैंने आपको समझाया कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर लुढ़कती है, एक वस्तु दूसरे वस्तु पर लुढ़कती है तो उनके संपर्क तलों के बीच जो कार्य करने वाले घर्षण को हम क्या बोलते हैं, लोटनिक घर्षण कहते हैं। जैसे जब गेंद फर्श पर लुढ़कती है, सब लोग जानते हैं गेंद, है ना, खेले होंगे, उम्मीद करता हूं आप देखे होंगे, नहीं देखे तो मार्केट में खरीद लेना भाई, 50 रुपए का आ जाएगा। तो गेंद आप खरीद कर और अपने फर्श में लुढ़का देना, यानी फेंक देना, तो लुढ़केगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा। तो गेंद और फर्श के बीच जो एक घर्षण कार्य करेगा उसे बोलेंगे हम लोटनिक घर्षण। जैसे मान लीजिए आप साइकिल चलाते हैं तो आपका पहिया घूम रहा होता है, तब पहिया घूमने से जो जमीन के साथ संपर्क तल के साथ जो उसमें एक घर्षण कार्य करेगा उसके गति के विपरीत, तो वहां पर लोटनिक घर्षण होगा। क्या होगा, लोटनिक घर्षण, ठीक है, समझ गए। अब भैया हमारा जो इसका मेन मुद्दा है लोटनिक घर्षण, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, रोक टोक नहीं है आपको, ये मत कहना कि सर स्क्रीनशॉट हमने नहीं लिया। सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण में अंतर, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, घर्षण को हम सर्पी घर्षण कहते हैं। लेकिन वहीं पर जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर लुढ़कती है या घूमती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को हम क्या बोलते हैं, लोटनिक घर्षण कहते हैं। इतना तो क्लियर है। दूसरा नंबर यह है कि सर्पी घर्षण का मान लोटनिक घर्षण की तुलना में बहुत अधिक होता है। जो सर्पी घर्षण है मतलब सर्पी मतलब क्या होता है, सरकता है, सरकता जाए दुपट्टा रे, समझ रहे हो, तो सरक रहा है, सरकता रहे, है ना। तो भाई साहब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सरके, सर्पी में सरकना, समझ रहे हो, यानी आपका सीधा क्या है, फिसलना, तो क्या कहलाता है, सर्पी घर्षण। इसका मान लोटनिक घर्षण से अधिक होता है और वहीं पे भाई साहब लोटनिक घर्षण का मान सर्पी से कम होगा, सिंपल। इस घर्षण में फिसलने वाली वस्तु का वही भाग सदैव दूसरी वस्तु के संपर्क में रहती है, मतलब बदलती नहीं है। मैंने आपको ये चीज बताया था। इसको मैं धक्का दूंगा, देखो इसका भाग बदलेगा नहीं, इसका भाग बदलेगा नहीं, या इसको इधर ले जाऊंगा मैं इस पेन के कवर को, तो इसका भाग बदलेगा नहीं। लेकिन अभी ये जो मैं स्केच लिया हूं इसको मैं लुढ़काऊं, इसका भाग बदलता रहता है। देखो इस घर्षण में लुढ़कने वाली वस्तु की भिन्न भिन्न भाग दूसरी वस्तु के संपर्क में आते रहते हैं। तो भाई साहब जो हमारा बेलन घर्षण है या लोटनिक घर्षण है, इसमें बदलता रहता है कौन सा भाग, लुढ़कने वाली वस्तु के पूरे जितने भी भिन्न भिन्न भाग हैं वो दूसरे वस्तु के संपर्क में आते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया। स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा आपको, तो लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, रोक टोक नहीं है बच्चों। अब इस लेक्चर में हम एक चीज और आपको समझाने वाले हैं कि जब कोई वस्तु सीमांत संतुलन की स्थिति पे रखी हो, चलो यहां पे देखना, जब कोई वस्तु सीमांत संतुलन की स्थिति में रखी हो, जैसे यहां पर एक वस्तु हमारे पास ए है, एक वस्तु हमारे पास ए है, तो ये सीमांत संतुलन की स्थिति पे रखी हुई है, तब इस पे 4 बल कार्य करेंगे। मतलब एक बल जो हम लगाएंगे ये बल लगेगा और इसके विपरीत में घर्षण बल लगता है। जिधर हम बल लगा रहे हैं वो तो मेन बल हो गया, लेकिन प्यारे बच्चों उसके विपरीत में एक घर्षण बल लग रहा है, ठीक है। तो एक ही 2 बल हो गए। एक जो होता है वस्तु का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, यानी भाई पृथ्वी का भी कोई ना कोई आकर्षण बल होगा,
गुरुत्वीय त्वरण जिसे बोलते हैं mg, द्रव्यमान गुणे वेग, तो वो पृथ्वी का एक मतलब आकर्षण होता है, यानी वस्तु का भार होगा वही पृथ्वी का आकर्षण होगा, यानी जो पृथ्वी का आकर्षण वस्तु के भार के बराबर होगा। सिंपल है, भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग mg, ठीक है, तो वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। और चौथा जो बल है अभिलंब प्रतिक्रिया R, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ठीक है। तो 4 बल, एक हमारा W बाहर नीचे mg से बोलते हैं, एक अभिलंब प्रतिक्रिया R, एक फिर बच्चों बाह्य बल जो हम दाईं ओर लगाएंगे, जिधर भी लगाएंगे, और जो अब हम सीमांत घर्षण बल जो हम देखेंगे कि वस्तु पर लग रहा है, वो जो बल है उसके विपरीत दिशा में लग रहा है, संपर्क तलों के मध्य लग रहा है, ठीक है। चीजें क्लियर है? तो ये चीज आप लिख सकते हो कि सीमांत संतुलन की स्थिति में वस्तु पर 4 बल कार्य करते हैं। वो कौन कौन से बल हैं बच्चों? तो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। एक भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और न्यूटन की गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो जितना भार नीचे की ओर उतना ही अविलंब प्रतिक्रिया ऊपर की ओर। एक बाह्य बल F, और बाह्य बल F के विपरीत में आपका घर्षण बल हो जाता है। इस प्रकार से आज का टॉपिक कंप्लीट। गतिक घर्षण क्या ये समझा आपने, सर्पिल घर्षण और गतिक घर्षण की परिभाषा, साथ में इसका अंतर। इसके बाद बच्चों हम आगे पढ़ेंगे घर्षण गुणांक और घर्षण के नियम। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।